अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी आज हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो है PU 2014 16 17 18 और 21 में आया हुआ है, जिससे हमें इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। जी तो थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है? थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ फ्री आर्मर्ड ऑन एनी सेट S। अब इस थ्योरम को समझने से पहले मैं फ्री आर्मर्ड ड्यूल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि फ्री आर्मर्ड ड्यूल क्या होता है। तो आर्मर्ड ड्यूल की डेफिनेशन को मानते हुए हम फ्री आर्मर्ड ड्यूल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एन आर्मर्ड ड्यूल M इज फ्री। एक मॉड्यूल M फ्री होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ अब सिंपल कह सकते हैं इफ एंड ओनली M हैज अ बेसिस। M हैज बेसिस। बेसिस की डेफिनेशन आपको पता है। बेसिस क्या होता है कि उस जो आपके पास सेट है, जैसे यहाँ हमारे पास M सेट है, तो आपके पास M में से एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। M में से आपके पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करना चाहिए बेसिस के लिए, जो कि क्या हो, जिसमें दो खसूसियत पाई जाती हो। फर्स्ट, इस x का जो लीनियर स्पैन है वो M के बराबर होना चाहिए, और इसकी दूसरी खासियत क्या होनी चाहिए कि इस ये जो x आपके पास है ये लीनियरली x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये दो खसूसियत आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं कहते कि M हैज अ बेसिस तो आप लिखेंगे an R module M is free if and only there exists a non-empty subset of M such that the linear span of that set is M and that set is linearly independent. So we can use these definition. The both definitions are same. So now we are going to our theorem. थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ फ्री आर मॉड्यूल। अगर आपके पास कोई भी सेट है तो वो कह रहा है ऑन एनी सेट S, कोई भी सेट आपके पास है तो उसके लिए आपके पास एक फ्री आर मॉड्यूल जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज अब हमारे पास एस सेट S की बात कर रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज इसको S मान लेते हैं, X को। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आर मॉड्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के लिए, उसका मतलब क्या है कि उस सेट के लिए आपके पास एक सुपर सेट होना चाहिए। उस सेट के लिए आपके पास एक सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, और सुपर सेट तो मिल गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सेट लेंगे उसका एक सुपर सेट फाइंड आउट करेंगे। सच उसमें खसूसियत क्या होनी चाहिए कि वो जो सुपर सेट है उनकी जो बेसिस है, उस सुपर सेट की खसूसियत क्या होनी चाहिए, जो उस सुपर सेट की जो बेसिस है वो बेसिकली वो सेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी सेट को कंसीडर कर रहे हैं, पहले आप उसके लिए कैसा सुपर सेट ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, सच डेट के वो जो सेट आप जो भी सेट ले रहे हैं, यहाँ पे किसी भी सेट की बात की जा रही है, तो क्या होगा कि वो जो सेट आप ले रहे हैं उसकी जो लीनियर स्पैन उस सुपर सेट के बराबर हो, और दूसरी प्रॉपर्टी उसमें क्या हो कि वो जो सेट S जिसे आप कंसीडर करेंगे वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये दो खसूसियत अगर आप इस सेट में पालेंगे, ठीक है, और इसका आपको सुपर सेट ले लेंगे, मिल जाए आपको, अगर फाइंड करने में कामयाब हुए, तो इसका मतलब है कि किसी भी सेट के लिए आपके पास एक फ्री आर मॉड्यूल मिल रहा है। ठीक है, ये तो फ्री आर मॉड्यूल की डेफिनेशन हमने यहाँ डिस्कस की। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं सेट। यहाँ पे एनी सेट कहा गया, तो एनी सेट में आपके पास तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 कि एस अगर आपके पास एम्प्टी हो, ये भी हो सकता है इसमें कुछ भी ना हो। दूसरी कैटेगरी कि एस में कोई फाइनाइट एलिमेंट हो, जैसे A1 अप टू AN तक। ठीक है, कि आपके पास कुछ फाइनाइट एलिमेंट का वो सेट हो पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट हो, जैसे नेचुरल नंबर, वी मे से दैट होल नंबर, वी मे से दैट इट्स अ इंटीजर।
इन तीनों कैटेगरीज में ये जो सेट आपके पास है कुछ भी हो सकता है, एम्प्टी, फाइनाइट सेट और आपके पास इनफाइनाइट सेट। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे और इन तीनों केसेस के लिए हम एक ऐसा सुपर सेट बनाएंगे, फाइंड आउट करेंगे जिसमें क्या होगा कि जिसमें ये जो सेट है उसकी खासियत क्या होगी कि वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, उसका लीनियर स्पैन m के बराबर भी होगा। जी, तो हमने क्या किया है, हमने अपने उन तीन केसेस को यहाँ पे लिख लिया है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको यहाँ बोर्ड वीडियो में लिखने से परहेज करूँगी, वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी। सो हमारा केस नंबर 1 क्या है, अगर इफ S एम्प्टी हो, अगर S एम्प्टी है तो आपके पास एक ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है 0 m इज इक्वल टू 0 सेट, तो सिंगलटन सेट जिसमें 0 एलिमेंट है, ठीक है, इज अ फ्री आर मॉड्यूल जिसकी बेसिस आपके पास S बनती है। ये ट्रिवियली आपके पास एग्जांपल्स है फ्री मॉड्यूल के। जब आप एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, ठीक है। अब हम सेकंड आते हैं, अगर आपके पास S नॉन एम्प्टी और S फाइनाइट हो, S हम लेट कर लेते हैं कि से S अगर फाइनाइट हो तो इस तरह उसमें कोई चंद फाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप R को A1 से, R को A2 से, ये सब आपके पास RA1, RA2, RA1, RA2 आपके पास सब क्या होते हैं, R सब मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, सब मॉड्यूल्स होते हैं। और इनका जो इंटरनल डायरेक्ट सम है, जिसका इंटरनल डायरेक्ट सम बन रहा है उसे हमने M का नाम दे दिया। मतलब इस ये जो सेट हमारे पास है इंटरनल डायरेक्ट सम का RA1, RA2 अप टू सो ऑन RAN का जो इंटरनल डायरेक्ट सम है उसको हमने M का नाम दे दिया। और हमें ये पता है ये जो सेट होता है, ये सेट Rn की हमारे पास क्या होता है, R टू द पावर n टपल जिसे हम कहते हैं, उसकी क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। और ये भी हमें क्लियर है कि पिछले टॉपिक्स अगर आप फ्री आर मॉड्यूल को पढ़ के आए हैं तो यू हैव क्लियर नाउ कि जो R टू द पावर n है ये हमारे पास एक फ्री आर मॉड्यूल होता है जिसकी बेसिस आपके पास ये वाले सेट होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो हमने वो भी लिखा इज अ फ्री आर मॉड्यूल व्हिच फ्रीली जनरेट्स बाय S। ये सब हम पीछे पढ़े। मैं यहाँ करने से प्रेज इसलिए करूँगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब केस 3 है कि S अगर नॉन एम्प्टी और S फाइनाइट इनफाइनाइट है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि R टू द पावर S हमारे पास एक क्या है, कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल सेट फंक्शंस। कौन सा फंक्शन, f s टू द पावर S से R में जा रहे हैं सच दैट क्या कि इस फंक्शन में जब आप S के एलिमेंट ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर 0 देगा, ठीक है। अब देखिए उसने आगे कंडीशन लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई लाइन, अब f ऑफ a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, तमाम के लिए, बट लेकिन एक्सेप्ट कुछ ऐसे फाइनाइट एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें f ऑफ a 0 नहीं है। ये ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि S के तमाम एलिमेंट्स के लिए वो कह रहा है 0 होंगे, F के आंसर 0 होंगे, लेकिन ऐसे चंद एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, चंद एलिमेंट्स होंगे जिनमें जब हम S वहां इस फंक्शन पुट करेंगे तो वो आंसर क्या होगा, वो 0 नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात फाइनाइट की हो रही है। अगर मैं कहूँ कि तमाम पे आंसर 0 आ रहा है कि f ऑफ a एक फंक्शन हमने f ले लिया, कई फंक्शनों में यहाँ हमने f को ले लिया, f हमारे पास फंक्शन है तमाम पे आंसर 0 है। इसका मतलब है कि कितना पे आंसर नॉन 0 है, 0 पे। 0 हमारे पास एक फाइनाइट है, तो 0 नंबर पे मतलब 0 हमारे पास यहाँ पे जब फाइनाइटली मैनी की बात की जा रही है वो कितने हैं, यहाँ पे 0 है। अगर ये तमाम के लिए 0 आंसर। अब इसी को हम एक दूसरे वे से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वो वे क्या हो सकता है कि R टू दी पावर S में एक कलेक्शन है, उसमें फंक्शंस होंगे, उस फंक्शन में खुसूसियत क्या होगी, उस फंक्शन की खुसूसियत है कि वो R से S में जाएगा, ठीक है। और उसको हमने डिफाइंड कैसे किया है, डिफाइंड बाय f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ a 0 नहीं है फॉर ऑल a belongs to B subset of S where B is finite,
हमने यहाँ पे क्या उसको दूसरी डेफिनेशन क्या किया, बिल्कुल सेम है लेकिन लिखने के अंदाज में बस चेंज किया हुआ हमने। वो कह रहे हैं जो एफ है आर टू द पावर एस, वो कलेक्शन है एफ फंक्शंस की, और फंक्शंस की क्या है तो आर से एस में डिफाइंड हुए हैं, और कैसे हुए हैं कि उन पे चंद पे एस के एक ऐसा सेट एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करेगा जिस पे उसके आंसर जीरो नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे हमने बात की थी, ये जो बात है हमने यहाँ पे लिखी हुई, बट एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी ए बिलोंग्स टू एस, ये कुछ ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिस पे उसका आंसर नॉन जीरो होगा। अब कुछ से मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 फाइनाइटली मैनी, वो जीरो की तादाद हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो तादाद जीरो भी हो सकती है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे यूज करके आप इस सेट को हम आर मॉड्यूल बनाया जा सकता है। अब उसकी जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो मैं अभी लिख देता हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि ये जो सेट हम बेसिकली जो अपने प्रूफ में इस चीज़ को बहुत यूटिलाइज करेंगे, तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो कोशिश कीजिएगा ज़रा प्रीवियस जाके थोड़ी सी दोबारा इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 3। If S is non-empty and S is infinite, we have defined the collection R of S such that R of S has a function in the function f to be R such that f of A is 0 not equal to 0, the function is not equal to 0 for R A belongs to A in the subset of the S and A is infinite। अभी जो आपने R टू द पावर S एक सेट बनाया है, ये आपके पास एक R मॉड्यूल बनता है बाय पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज एडिशन हम इसे कहते हैं, एंड बाय पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा f ऑफ a f प्लस g, और f प्लस g में जब भी आपका a ऑपरेट होगा तो उसके लिए सम पे ऑपरेट हो जाएगा, और इसमें क्या होगा जब भी r f पे a ऑपरेट होगा तो क्या होगा r लेना जो होगा वो A F पे ऑपरेट हो जाएगा। For all A belongs to S, for all F G belongs to R to the power S and R belongs to R। अब ये जो आपके पास सेट बना है R to the power S, आपके पास एक R मॉड्यूल है। अब अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख दूंगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं इसका प्रूफ। अगर मैं इसका प्रूफ यहाँ करूँगा तो बहुत मजीद लंबा होने के चांसेस है, मैं इसका प्रूफ इसका R मॉड्यूल प्रूफ होने का प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। सो वी आर कंसिडर इट्स बिकम एन आर मॉड्यूल बाय दिस पॉइंट वाइज एडिशन एंड बाय पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो S है वो सबसेट है R टू द पावर S का। कैसे? बाय डिफाइनिंग अ मैप। हम यहाँ पे एक मैप डिफाइन कर रहे हैं S से RS में, ठीक है, और वो कैसा मैप है कि जब भी आप फाइव पे S का एलिमेंट ऑपरेट करेंगे वो आपको पास f ऑफ a देगा, ओके। अब यहाँ पे f ऑफ a हमारे पास क्या है, f ऑफ a हमारे पास फंक्शन है s टू द पावर s से r में, मतलब f ऑफ a हमारे पास इस सेट में बिलोंग कर गया, r टू द पावर s में बिलोंग कर गया, सच दैट f ऑफ a है जब वो s के एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो उसका आंसर या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर वो एलिमेंट इसी a के बराबर होगा तो वो 1 दे देगा, अगर ये एलिमेंट इसके बराबर ना हुआ तो आंसर 0 दे देगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब देखिए जब भी आप ना इसमें s से rs में एक फंक्शन जो कि आप फाइव डिफाइन किया हुआ है तो आपके पास f ऑफ a मिलना है। f ऑफ a पे जब भी आपने ये वाला एलिमेंट ऑपरेट करेंगे s से r में तो आपके पास क्या होगा, आंसर 1 आएगा 0 आएगा। तो उस तरह क्या होगा, मतलब s के इनफाइनाइट एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई एक ही इसके साथ मैच करेगा, बाकी सारे तो मैच नहीं करेंगे, नॉट इक्वल होंगे। अगर नॉट इक्वल तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये जो f ऑफ a है, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास s टपल बन गया। अब s हमें नहीं पता कितने हैं क्योंकि s इनफाइनाइट सेट है, देखिए इसने सिर्फ इस a डैश पे आंसर 1 देना है, बाकी पे सब 0 देना है। तो ये टपल की फॉर्म बन चुकी है। अगर आप थोड़ा सा जाते हैं अपने दिमाग में कुछ थोड़ा सोचते हैं, इज द s टपल
उस एथ कोऑर्डिनेट जिसका एथ कोऑर्डिनेट 1 होगा, मतलब उसका एथ कोऑर्डिनेट 1 होगा, क्योंकि वो ए पे आंसर क्या देगा 1 दे देगा, और अदरवाइज उसके दूसरे कोऑर्डिनेट तमाम क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, अब इससे हमने आइडेंटिफाई किया, इस मैप से हमने आइडेंटिफाई किया कि जो एस के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, एस के जो तमाम एलिमेंट्स है बेसिकली वो तो आर टू द पावर एस में भी है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा था कि आइडेंटिफाई एस सबसेट ऑफ आर एस बाय डिफाइनिंग अ मैप। अब हम इस आइडेंटिफिकेशन के बिना पर हम लिख देते हैं कि वी कैन राइट, हम एस को लिख सकते हैं एफ टू दी ए, एफ ऑफ ए हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, जो एस हमारे पास है अब वो हमारे पास क्या होगा, कंग्रेंट हो चुका है इस सेट के। जो सेट में क्या है, फंक्शंस पड़े हुए हैं, फंक्शंस कौन से हैं, जिसको उसका जब वो एलिमेंट सेम होगा तो आंसर 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। मतलब आपके पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, आप जब भी उसमें एक एलिमेंट पुट करेंगे तो उसने उस एलिमेंट पे आंसर 1 बाकी 0, फिर दूसरा पुट कर दूसरे को यहाँ पे रख लेंगे, तो इस तरह आपके पास तमाम एलिमेंट्स आते जाएंगे, आपके पास एस टपल बनते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है इस एफ ऑफ ए के। मतलब जब भी हम एस जब भी बयान करेंगे अब नेक्स्ट, तो हम ये समझेंगे कि जो एस है वो इसके हम एस जब भी कहेंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए लास्ट शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें बेसिकली एक सुपर सेट चाहिए, इस सेट के लिए एक सुपर सेट चाहिए जिसमें क्या खसूसियात हो कि वो जो सुपर सेट आपको मिलता है उसकी बेसिस आपके पास ये सेट होना चाहिए। अभी तक हमने क्या काम किया, अभी तक हमने ये काम किया है कि हमने बेसिकली सुपर सेट ढूंढ चुके हैं। क्या ढूंढ चुके हैं, सुपर सेट ढूंढ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम आगे नेक्स्ट क्लेम कर देंगे कि जो एस है वो हमारे पास क्या है, इसकी बेसिस है। बेसिस होने के लिए दो चीजें लाजमी है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि वो जो सेट है सबसे पहले ये इसका जो स्पैन है इसके बराबर होना चाहिए, और सेकेंडली क्या होगा कि जो एस है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी हमने क्या किया था अभी तक ये कहा था अपने थ्योरम में कि हमने बेसिकली एस का एक सुपर सेट फाइंड आउट कर लिया था, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हम क्लेम करेंगे कि जो आर एस है वो फ्रीली जनरेट हो रहा है बाय एस से। मतलब इसका क्या है कि इस सुपर सेट की बेसिस ये एस हैं। तो सुपर सेट को बेसिस बनाने के लिए आपके पास इस एस को बेसिस बनाने के लिए आपके पास दो कंडीशन है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसका जो लीनियर स्पैन है उसे इस सुपर सेट के इक्वल करेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे कि इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। तो पहले हम ये शो करेंगे कि फर्स्ट वी शोड है कि r टू द पावर s बराबर है लीनियर स्पैन ऑफ s के। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एज f ऑफ a, जो आपके पास f ऑफ a है, अगर आप r टू द पावर s की डेफिनेशन में जाएंगे तो f ऑफ a आपको पता है कि r s से r टू द पावर s में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। ठीक है, अब देखिए ये बिलोंग क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि एफ ऑफ ए की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से कह देता हूँ। एफ ऑफ ए डैश बराबर होगा 1 0 के, जब ए डैश के बराबर है और ए डैश के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप ये गौर करें कि ये जो जिसपे नॉन जीरो है वो एक ही एलिमेंट है, बाकी सब पे क्या है जीरो आएगा। तो ये डेफिनेशन मीट कर रही है r टू द पावर s से। इसका मतलब है f ऑफ a बिलोंग कर रही है r टू द पावर s में, फॉर r a बिलोंग्स टू s। जब एक एलिमेंट आपके पास जब f ऑफ a बिलोंग कर रही है r टू द पावर s से, क्योंकि r टू द पावर s को हमने माना है कि वो हमारे पास एक r मॉड्यूल है, तो जिसके तहत अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो इसका जो लीनियर स्पैन होगा, इस एलिमेंट का जो लीनियर स्पैन है वो सबसेट होगा r टू द पावर s का। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि f ऑफ a मैंने बाय स्टार हमने माना था कि f ऑफ a जो है वो बेसिकली s ही है। इसका मतलब है कि जो s है वो सबसेट हो चुका है r टू द पावर s का, मतलब s लीनियर स्पैन हो गया है r टू द पावर s का। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ इंप्लीकेशन करना चाहेंगे तो हम बेसिकली r टू द पावर s से एक एलिमेंट ले लेते हैं, f ले लेते हैं। अब डेफिनेशन याद करें, r टू द पावर s की डेफिनेशन क्या थी कि वो तमाम पे
जीरो होगा, लेकिन एक ऐसा फाइनाइट सेट के लिए वो जीरो नहीं होगा। अब देखें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और ऐसा हमारे पास यहाँ पे क्या सबसेट एस का और जो ए है वो फाइनाइट सेट है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इस पे जीरो नहीं है, बाकी तमाम पे तो जीरो होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो है एक्स उन एक्स पे जो कि क्या है एस माइनस ए, मतलब जब आप एस में से ए को निकाल देते हैं उन सब पे आंसर क्या होगा जीरो होगा। तो हम ना इस ए को लेट कर लेते हैं, ए जाहिर सी बात है फाइनाइट सेट है तो हम लेट कर लेते हैं a1 a2 अप टू an। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं नाउ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ a1 डॉट एफ a1 x प्लस एफ ऑफ a2 डॉट एफ a2 x अप टू सॉन एफ an डॉट एफ an x। अब आप समझ रहे होंगे पता नहीं इक्वल है या नहीं है, तो भी हम कर लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। आप x की जगह a1 पुट कर, कोई मसला नहीं। a1 पुट किया मतलब इधर a1 इधर a1 इधर a1 इधर a1। अब देखें f ऑफ f a1 a1 यहां तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। यहां पे आंसर लेकिन जैसे ही डेफिनेट यहां देखिए जब उससे डिफरेंट होगा आंसर जीरो होगा, मतलब यहां पे आंसर जीरो, क्योंकि सब डिफरेंट है तो इस पे भी आंसर जीरो होगा और इनके तमाम पे भी जीरो होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये तो फिक्स ही रहेगी आपके पास, एफ ऑफ a1 भी फिक्स है, बाकी तमाम ये चीज वेरी कर रही होती है आपके पास। सो इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 0 है, अब तो समझ का मतलब ये सारे तो खत्म हो गए। अभी इसका आंसर 1 आ गया तो ये बेसिकली इधर बचा आपके पास एफ ऑफ a1, तो आपने राइट साइड में आपने a1 ही पुट किया तो इधर भी a1 है, एफ ऑफ a1 है, इधर भी एफ ऑफ a1, मतलब बराबर है, सही है। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैप्स हमने ये x को कॉमन निकाल, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो बाय इक्वालिटी में x को हमने x से कैंसिल कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये आगे फंक्शंस रह गए। अब आप देखिए इसको बेसिकली हमने क्या शो करना है कि r टू द पावर s को हमने बेसिकली लीनियर स्पैन ऑफ x शो करना है। तो उसके लिए क्या होता है देखें ये f ऑफ a1 किसका एलिमेंट है, इस डेफिनेशन को देखेंगे गौर से आप कुछ बेहतर समझ सकेंगे। f क्योंकि हमारे पास क्या s से r में, इसका मतलब क्या जो f ऑफ a होगा वो r से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो f ऑफ a1 है वो किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया, ठीक है। अब f ऑफ a1 जी ये किससे बिलोंग कर गया, s से, ठीक है। अब ये किससे f ऑफ a2 r से, f a2 ये वाला s से बिलोंग कर गया, इसी तरह ये r से और ये s से, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या किया, ये r का रिंग का एलिमेंट है, ये s का एलिमेंट है, इसका मतलब हमने कोई भी फंक्शन लिया था r टू द पावर s से, r टू द पावर s से हमने कोई भी फंक्शन लिया तो हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशंस में s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो उसका मतलब है कि f बिलोंग कर गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s से, फॉर ऑल f बिलोंग्स टू f r टू द पावर s, सॉरी यहाँ पे r टू द पावर s आना था, ठीक है। अब फॉर आर के लिए इसका मतलब कि जो r टू द पावर s है वो सबसेट बन चुका है लीनियर स्पैन ऑफ s का। इसका मतलब आपके पास क्या होगा 1 and 2 यू कैन प्रूव दैट कि जो लीनियर स्पैन ऑफ s है वो बराबर आ चुका है r टू द पावर s बाय 1 and 2। अब हम शो करेंगे कि जो s हमने माना जो s हमारे पास सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हम शो कर रहे थे कि s लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए आप क्या करते हैं s के लीनियर कॉम्बिनेशंस को चूज करते हैं, जिसमें क्या होगा ये r से बिलोंग करेगा और ये जो f ऑफ a1 है ये आपके पास s से बिलोंग करेगा, ये s का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहां से क्या होगा जी, सॉरी हम कह रहे थे कि r1 r से बिलोंग करेगा, f ऑफ a1 s से बिलोंग करेगा, इसी तरह ये r से, ये s से, r से, ये s से। अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट शो करने के लिए करते हैं लीनियरली एक कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल
जीरो के इक्वल रखा जाता है। बेसिकली ये जीरो नहीं है, ये एक जीरो फंक्शन है, क्योंकि बेसिकली वी आर कंसीडर द फंक्शन, तो ये एक जीरो फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो जीरो वो जीरो फंक्शन है, इसलिए ये जीरो नहीं है, एक जीरो फंक्शन है, ये अंडरस्टूड होता है। फॉर सम एफ ऑफ a1 एफ ऑफ a2 एफ ऑफ a अप टू एफ ऑफ an s से बिलोंग करेंगे, और ये जो आपके पास स्मॉल r i है ये आपके पास r से बिलोंग करेंगे। अब बेसिकली हम दोनों तरफ x को ऑपरेट करवा देते हैं, ठीक है। जब x को ऑपरेट करवाया फॉर ऑल x के लिए, तो जीरो ऑफ x की जो इमेज है वो जीरो होगी। ओके, ये जो जीरो ऑफ x है, ये हम जब उसको r टू द पावर s को एक r मॉड्यूल शो करेंगे, तब उसमें ये हमारे पास आता है, यूज होता है। तो हमने क्या किया, बाय इक्वालिटी में ऐसे दोनों तरफ x को ऑपरेट कर दिया, यहाँ पे फॉर ऑल x के लिए, तो x बेसिकली हर इंडिविजुअली तौर पे f ऑफ f पे अप्लाई हो गया। अब इन पर्टिकुलर हम क्या करते हैं कि x फॉर ऑल है ना, x बिलोंग्स टू s के लिए, तो हम यहाँ पे करते हैं पर्टिकुलर x को a1 ले लेते हैं। अगर आप x को a1 लेंगे तो क्या होगा, r f ऑफ a1 प्लस r2 f ऑफ a2 a1 अप टू सो ऑन Rn f of an a1 is equal to 0। अब क्या होगा, r इंटू वन, अब ये मैंने कैसे लिखा है, r1 इंटू वन। अगर आप f of a की डेफिनेशन देखें, क्या डेफिनेशन है, अगर a डैश के बराबर होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर a डैश के बराबर नहीं तो आंसर 0 आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं है a2, यहाँ पे a और a1 के बराबर नहीं है, तो तमाम आंसर 0 आएंगे। 0 इंटू एलिमेंट वो 0 इंटू रिंग एलिमेंट वो 0m होगा, तो जब आप उसको मॉड्यूल के एलिमेंट से प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा। इसका मतलब है r1 बराबर आ चुका है 0 के, इसका मतलब r1 0 आ चुका है। सेम हमारे पास क्या होगा, सेम अगर आप x को a2 रखते हैं तो आपके पास क्या इम्प्लीकेशन आएगी, तो आपके पास r2 0 आ जाएगा। ओके, बाय कंटिन्यू दिस, ठीक है। आप जब x को an रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, rn 0 आएगा। बेसिकली हमने यहाँ पे शो कर दिया कि तमाम ri's, ये तमाम ri's हमने यहाँ पे चूज किए हैं, ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जो s हमने लिया है, ये हमारे पास क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ से हमने बेसिकली शो किया वी नाउ हमने यहाँ से ये शो किया कि r i 0 है और all I lie between 1 and n, which imply s is linearly independent। अगर s linearly independent भी है, s हमारे पास स्पैनिंग s का स्पैन m r टू द पावर s के बराबर भी है, इसका मतलब है s जो है वो r टू द पावर s का बेस बन चुकी है, ठीक है, इसका बेसिस बन चुकी है। इसका मतलब है जब भी किसी सेट की बेसिस एग्जिस्ट हो जाए, इसका मतलब वो फ्री आर मॉड्यूल होता है। तो इससे हमने क्या शो किया, कंसिक्वेंटली r to the power s is a free r module, is freely generated by s, and which completes our proof. So if you have any doubt about the theorem, in description I will edit my number, you can WhatsApp, you can contact with me in my WhatsApp, then I will told you any problem if you have. So Jazakallah, Allah Hafiz.